Welcome to Peshawar Model School Boys 3 Science Online Class for Class 5. ओके सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं अपना प्रीवियस टास्क में हमने क्या कुछ एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 7 अपना स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ अबाउट मैटर एंड वाटर साइकिल। ठीक है, क्लास 5 में हमने यूनिट नंबर 7 अपना ऑलमोस्ट हम फिनिश कर चुके हैं और यूनिट नंबर 7 का टाइटल क्या था? मैटर एंड वाटर साइकिल। मैटर एंड वाटर साइकिल से उसमें हमने एक्सप्लेनेशन की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैटर को डिफाइन किया कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जो जगह घेरे उसको मैटर मादा कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने मास को डिफ़ाइन किया एंड मास के बाद हमने डिफ़ाइन किया वॉल्यूम को। उसके बाद हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की एक्सप्लेनेशन की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया। ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को आपस में उनकी कंपैरिजन की। आफ्टर दैट हमने एक्सप्लेनेशन की हाउ वन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जिसमें हमने फ्रीजिंग एक्सप्लेन किया, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, एवोपोरेशन एंड सब्लिमेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेनेशन की थी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर साइकिल। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस टास्क में, प्रीवियस लेसन में हमने एक्सप्लेनेशन की थी वाटर साइकिल की। ठीक है, और आपको ये भी याद होगा कि मैंने वाटर साइकिल आपको 4 स्टेप्स में पढ़ाया था। फर्स्ट स्टेप उसका एवोपोरेशन था। ठीक है, सेकंड स्टेप उसका कंडेंसेशन था, थर्ड स्टेप उसका प्रेसिपिटेशन था और लास्ट स्टेप उसका कलेक्शन था। तो 4 स्टेप्स में हमने वाटर साइकिल को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल चेंजेस आल्सो नोन एज फिज़िकल चेंजेस की एक्सप्लेनेशन की थी एंड इरिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस आल्सो नोन एज केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस हमने उसकी एक्सप्लेनेशन की थी। अब चूँकि यूनिट नंबर 7 हम कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिटन वर्क। आज से हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। टुडेज़ टास्क इज़, आज का जो हमारा टास्क है, आज हम करने वाले हैं बुक एक्सरसाइज। बुक में हम एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन 1 2 पेज नंबर 66 पर। ठीक है, हम बुक एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन 1 2 बुक पेज नंबर 66 पर। चूँकि हम यूनिट 7 की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आज से हम यूनिट नंबर 7 का रिटन वर्क स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम पेज 66 पर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करेंगे। आफ्टर दिस वी विल डू क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 1 एंड 2 इन नोटबुक। हमने नीट कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टास्क। ठीक है, जो कि सबसे पहले बुक वर्क पेज नंबर 66 पर और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इन योर नीट नोटबुक। ये सारा हमारा आज का टास्क है। नाउ अब हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर नीट कॉपीज़। अब अपनी नीट कॉपीज़ निकालेंगे। ठीक है, आज आप अपना काम जो है रिटन वर्क कॉपी का वो रफ को नोटबुक में आप नोट कर लें और आप नीट कॉपीज़ में उसके बाद आप इसको नीट कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप नीट कॉपी का वर्क या क्लास वर्क जो है आप रफ़ कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं और रफ़ कॉपी में नोट करने के बाद आप जब आपको नीट कॉपीज़ मिल जाएंगी तो उसमें आप अपना नीट वर्क जो है जैसे आप क्लास वर्क करते हैं उसी तरह आप कर लेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर रफ नोटबुक।
सबसे पहले write down the date, day, class work. After this, first line में give the heading unit number 7. यूनिट नंबर 7 की हेडिंग दें, यू कैपिटल रखें। यूनिट नंबर 7 की हेडिंग को आप पेंसिल के साथ बहुत ही नीटली अंडरलाइन कर लें। ठीक है, फर्स्ट लाइन में हेडिंग दें यूनिट नंबर 7 की, और यूनिट 7 की हेडिंग को अंडरलाइन कर लें। हेडिंग आपने ब्लू मार्कर के साथ देनी है और बहुत ही नीट हेडिंग आपकी होनी चाहिए। ऊपर आप डेट लिखेंगे, ठीक है, क्लास वर्क, और साइड पे आप लगाएंगे मार्जिन लाइन। अभी के लिए तो आप रफ़ कॉपी में नोट कर रहे हैं, बट आपका नीट कॉपी में मैं आपको मेथड बता रही हूँ। ड्रॉ द मार्जिन लाइन, राइट द डेट, डे, लीव फर्स्ट लाइन छोड़ दें। इन द नेक्स्ट लाइन राइट यूनिट नंबर 7 एंड अंडरलाइन द हेडिंग। नाउ लीव अनदर लाइन, अब एक दूसरी लाइन छोड़ें आप। थर्ड लाइन पे आप आ जाएं एंड गिव द हेडिंग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, यूनिट 7 की हेडिंग आपने दी, लीव अ लाइन। नाउ आप थर्ड लाइन पे आए एंड गिव द हेडिंग क्वेश्चन आंसर्स, एंड गिव द हेडिंग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन का क्यू कैपिटल, आंसर का ए कैपिटल। नाउ अंडरलाइन द हेडिंग, बोथ ऑफ यूर हेडिंग्स मस्ट बी नीट एंड क्लीन। आपकी दोनों हेडिंग्स जो हैं वो ब्लू मार्कर के साथ होंगी, और उसकी अंडरलाइनिंग जो है वो पेंसिल के साथ बहुत ही नीटली आप उसको अंडरलाइन करेंगे। समझ आई आपको? गैप, लाइन गैप के साथ आपने फर्स्ट 2 लाइंस में हेडिंग देनी है। हेडिंग को आप ब्लू मार्कर के साथ देंगे। हेडिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उसकी अंडरलाइनिंग पेंसिल के साथ होगी। मार्जिन लाइन जो है वो मस्ट होगी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, हेडिंग देने के बाद आप एक और लाइन छोड़ेंगे, लीव अनदर लाइन। हेडिंग देने के बाद लीव अनदर लाइन, लाइन गैप आप देंगे। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन राइट देयर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 विद ब्लू मार्कर राइट द क्वेश्चन, डिफाइन कंडेंसेशन। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप आप लगाएंगे। डिफाइन का डी कैपिटल, डिफाइन कंडेंसेशन। और ये भी याद रखें कि वर्ड्स के दरमियान प्रॉपर गैप होनी चाहिए। बिल्कुल आपने तंग या कंजेस्टेड आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना, आपने वर्ड्स के दरमियान प्रॉपर गैप देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन कंडेंसेशन, और दोनों वर्ड्स के दरमियान प्रॉपर गैप होनी चाहिए। स्पेलिंग का भी ख्याल रखें, अपनी हैंड राइटिंग का भी, और गैप का भी आपने मस्ट ख्याल रखना है ना। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, अब आपने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, नाउ आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन विद ब्लू मार्कर लीव अनदर लाइन, एक और लाइन छोड़ें एंड कम टू अ न्यू लाइन, और एक न्यू लाइन पे आप आए। ठीक है, इन द नेक्स्ट लाइन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन लिखने के बाद लीव अ लाइन, आपने लाइन गैप देनी है। एंड आफ्टर गिविंग द लाइन गैप कम टू अ न्यू लाइन, एक न्यू लाइन पे आप आए, आप लिखें आंसर। यहाँ आंसर लिखना ज़रूरी है। नाउ इन दिस लाइन गिव द हेडिंग इन कैपिटल लेटर्स, कंडेंसेशन। ठीक है, इसी लाइन में आप हेडिंग देंगे कंडेंसेशन की हेडिंग आप ब्लू मार्कर के साथ कैपिटल लेटर्स में देंगे। साथ में आप स्पेलिंग का ज़रूर ख्याल रखेंगे। ठीक है, इसी लाइन में आप कंडेंसेशन की हेडिंग देंगे ब्लू मार्कर के साथ, और स्पेलिंग का आप ख्याल रखेंगे। साथ में इस बात का भी कि हेडिंग आपने कैपिटल लेटर्स में दी हुई हो। नाउ अंडरलाइन द हेडिंग विथ पेंसिल एंड फुट।
नाउ अंडरलाइन द हेडिंग विथ पेंसिल एंड फुट। नीटली हेडिंग को अंडरलाइन कर लें, अपनी हेडिंग को बहुत ही नीट तरीके से अंडरलाइन कर लें। नाउ हेडिंग को अंडरलाइन करने के बाद लीव अनदर लाइन। आफ्टर अंडरलाइनिंग द हेडिंग लीव अनदर लाइन। आफ्टर अंडरलाइनिंग द हेडिंग लीव अनदर लाइन, एक और लाइन गैप दें, ठीक है। हेडिंग देने के बाद हेडिंग को आपने अंडरलाइन किया, नाउ लीव अनदर लाइन, एक और लाइन गैप दें। जहाँ जहाँ पे मैं लाइन गैप का कह रही हूँ वहाँ पर आपने मस्ट लाइन गैप देनी है, ठीक है। नाउ लाइन गैप आपने दे दी, कम टू अ न्यू लाइन। नाउ कम टू अ न्यू लाइन एंड स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस, condensation is the process by which 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 water vapors water vapors water vapors water vapors in the air in the air in the air in the air is changed into liquid water on cooling, ठीक है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच water vapors in the air is changed into liquid water on cooling, full stop। समझ आई आपको कि हाउ टू राइट यूर आंसर। सो कंडेंसेशन वो अमल है जिसके ज़रिए वाटर वेपर्स, पानी के छोटे छोटे कतरे, वो दोबारा जो कि हवा में मौजूद हैं वो दोबारा लिक्विड की शक्ल, पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब वो कतरे ठंडे हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो अमल है जिसके ज़रिए वाटर वेपर्स, पानी के छोटे छोटे कतरे दोबारा पानी बन जाते हैं, लिक्विड पानी बन जाते हैं ऑन कूलिंग, जब वो ठंडे हो जाते हैं। नाउ फुल स्टॉप। Condensation is the process by which water vapors in the air is changed into liquid water on cooling, full stop। Draw the ending line, draw the ending line। एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दें क्योंकि आपका आंसर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वर्ड्स के दरमियान ड्यूरिंग राइटिंग द आंसर आपने ख्याल रखना है कि वर्ड्स के दरमियान आपने 1 पेंसिल गैप या 1 फिंगर गैप जो है वो मस्ट देनी है। एंड ड्यूरिंग राइटिंग द योर आंसर कीप इट इन योर माइंड कि स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है, फिंगर गैप का, नीटनेस का आपने ख्याल रखना है, एंड स्मॉल कैपिटल का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। Now we are going to start writing our question number 2। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, यहाँ पर आप क्वेश्चन 2 लिखेंगे डिफाइन सब्लिमेशन, फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। डिफाइन सब्लिमेशन, डिफाइन सब्लिमेशन, आपने सब्लिमेशन को डिफाइन करना है कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं। After writing the question, leave a line। After writing the question, leave a line, एक लाइन छोड़ें। After writing the question, leave a line, एक लाइन गैप दें। Now come to a new line। Now come to a new line, एक न्यू लाइन की तरफ आएं। Write their answer। आंसर यहाँ आपको नज़र आ रहा है, लाइन गैप मस्ट है, लाइन गैप मस्ट है, वर्ड्स के दरमियान गैप मस्ट है। राइट द क्वेश्चन विद ब्लू मार्कर, और ब्लू मार्कर के साथ आपने क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। बहुत ही नीट क्वेश्चन आपका होना चाहिए। आंसर, गिव द हेडिंग सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन।
sublimation. Underline the heading, underline the heading, underline the heading neatly. Write the heading with blue marker. Write the heading with blue marker. Write the heading with blue marker. कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। नाउ लीव अनदर लाइन, एक और लाइन छोड़ें। नाउ लीव अनदर लाइन, एक और लाइन छोड़ें। आफ्टर गिविंग द हेडिंग लीव अनदर लाइन। आफ्टर गिविंग द हेडिंग लीव अनदर लाइन। हेडिंग देने के बाद एक और लाइन छोड़ें, एक और लाइन गैप दें। नाउ स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। अब अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें न्यू लाइन पर। द चेंज ऑफ स्टेट, द चेंज ऑफ स्टेट, the change of state from solid to gas state, from solid to gas state, from solid to gas state, without passing through the liquid state, through the liquid state is called sublimation. मैं रिपीट कर रही हूँ आंसर। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वो अमल जिसमें मादा ठोस हालत से डायरेक्टली गैस हालत में तब्दील होता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन में कोई माया हालत या लिक्विड स्टेट दरमियान में नहीं आती। फुल स्टॉप। नाउ ड्रॉ द एंडिंग लाइन, नाउ ड्रॉ द एंडिंग लाइन, ड्रॉ द एंडिंग लाइन। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। आप एंडिंग लाइन पेंसिल के साथ ड्रॉ कर लें, लेकिन रिमेंबर इट, याद रखें कि वर्ड्स के दरमियान प्रॉपर गैप होनी चाहिए। द का टी कैपिटल हो, ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और एंड योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन। नाउ दीज आर द टू क्वेश्चंस। अब ये आपके दो क्वेश्चंस थे जो कि अभी आप फ़िलहाल रफ़ नोटबुक में कर लें, और जब आपको नीट कॉपीज़ मिलेंगी तो आप नीटली उसको स्टार्ट कर लेंगे अपने नीट नोटबुक में। आपको समझ आई मेरी बात की? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क इन आवर बुक। अब हम बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 66। ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर व्हाट? पेज नंबर 66। ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 66। वी आर गोइंग टू डू और फिल इन द ब्लैंक्स। हम सबसे पहले अपना ओके दी तो क्वेश्चन। नाउ पेज नंबर 66, नंबर 1, anything which has mass and occupies space is called dash। हर वो चीज़ जो मास वज़न रखें एंड ऑक्यूपाई स्पेस और जो जगह घेरे is called dash, उसको डैश कहा जाता है। एंड द आंसर इज़ मैटर, मादा। हर वो चीज़ जो मास रखें और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर कहा जाता है, ठीक है, मादा। पेन के साथ आपने बुक वर्क करना है, इंक पेन के साथ, एंड स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। एंड याद रखें कि बुक वर्क भी आपका बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अनटाइडी काम आपका ना हो। नंबर 2, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज मास। The amount of matter in an object is called mass। मादे की, किसी भी जिस्म में मादे की मिकदार को हम उसका वज़न कहते हैं, मास कहते हैं, MASS, मास। नंबर 3, solids have a dash shape। solids have a dash shape। ठोस चीज़ों की शक्ल डैश होती है। एंड द आंसर इज़ डेफिनेट। एंड द आंसर इज़ डेफिनेट, मखसूस। Number 4, the three-dimensional space occupied by an object is called its volume। volume। The three-dimensional space
occupied by an object is called its volume. The three-dimensional space occupied by an object is called its volume. ठीक है. Number 5. Liquids do not have a definite dash, but they have a definite dash. Liquids do not have a definite shape, but they have a definite volume. माया चीज़ें जो हैं उनकी शेप, उनकी शक्ल मखसूस नहीं होती, लेकिन याद रखें उनकी वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होती है. Number 6. Particles of solids are usually arranged in a dash pattern. Particles of solids are usually arranged in a dash pattern. सॉलिड्स के पार्टिकल जो हैं या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो किस पैटर्न में अरेंज होते हैं? एंड द आंसर इज रेगुलर, रेगुलर, रेगुलर. ठीक है. Number 7. On absorbing heat, a solid changes into a gas. This process is known as sublimation. Sublimation. जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सब्लिमेशन. सब्लिमेशन. ठीक है. Number 8. Upon cooling, a gas changes into liquid. This process is known as dash. जब भी कोई चीज़ कूल होती है, जब भी वाटर वेपर्स या गैस कूल होता है तो उससे उस प्रोसेस को हम और उससे लिक्विड बनता है तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. कंडेंसेशन. Number 9. A change of state is also known as a dash change. And the answer is फिज़िकल चेंज. अच्छा, यहाँ पर चेंज लिखा हुआ है, चेंज आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ लिखना है फिज़िकल. आपने सिर्फ लिखना है फिज़िकल. अ चेंज ऑफ स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज फिज़िकल चेंज. चेंज यहाँ आप पहले से लिखा हुआ है, आपने सिर्फ यहाँ फिज़िकल वर्ड लिखना है. ठीक है. Number 10. आइस इज़ द डैश स्टेट ऑफ वाटर. आइस जो है वो पानी की कौन सी हालत है? एंड द आंसर इज़ सॉलिड. आइस इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. आइस इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. इज़ दैट क्लियर? ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं पेज नंबर 66 पर, और बहुत ही नीट तरीके से इंक पेन के साथ आपने करना है, लेकिन मेक श्योर कि आपने स्मॉल कैपिटल का बहुत ख्याल रखना है, स्पेलिंग का और स्मॉल कैपिटल का. फर्स्ट में मैटर, सेकेंड मास, थर्ड डेफिनेट, फोर्थ वॉल्यूम, 6 शेप एंड वॉल्यूम, 7 रेगुलर, 8 सब्लिमेशन, 8 कंडेंसेशन, 8 कंडेंसेशन, 9 फिजिकल, नॉट चेंज, सिर्फ फिजिकल, फिजिकल, एंड द 10th इज सॉलिड. इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 66. इसी पेज के ऊपर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1. चूज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. पेज नंबर 66 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर. अब ये भी आपने पेन के साथ ही करना है. जो ऑप्शन करेक्ट है, जिस तरह अब ए फॉर एग्जांपल करेक्ट, सिर्फ ए को आपने सर्कल करना है, उस पूरे वर्ड को सर्कल नहीं करना. सिर्फ ए है तो ए, अगर बी करेक्ट है तो सिर्फ बी को सर्कल करना है, पूरे वर्ड को सर्कल आपने नहीं करना. विद पेन, ये वर्क भी आपका पेन के साथ होगा. चूज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 1. Butter going soft on a hot day is an example of. Number A, melting. Number B, freezing. Number C, boiling. Number D, evaporation. बटर कहते हैं बटर को या घी को, कि घी या बटर जब गर्म दिन के ऊपर वो नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको वो उसका जो नरम होना है वो किस चीज़ की एग्जांपल है? Number A, melting, and the correct answer is A, melting. melting, melting, melting कहते हैं पिघलना. कोई भी सॉलिड चीज़ जब वो नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है,
तो वो हमारे पास मेल्टिंग की एग्जाम्पल है, ठीक है। वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? वो मेल्टिंग की। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, मेल्टिंग। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, मेल्टिंग। ठीक है, आपको समझ आ रही है मेरी बात की? नाउ नंबर 2, which of these is not an example of matter? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिसको हम मैटर या मादा नहीं कह सकते? अगर आपको याद हो तो यूनिट 7 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। हर वो चीज़ जो कि हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है दैट इज़ मैटर, वो मैटर है, मादा है। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एयर इज़ आल्सो मैटर। एयर, हवा जो है वो भी मादा है, मैटर है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैटर में, मादे में काउंट नहीं होती। एक है लाइट, रोशनी, और दूसरा है साउंड, आवाज़। तो लाइट, रोशनी और साउंड, आवाज़, these both are not included in matter। इन दोनों को हम मैटर या मादा नहीं कहते। सो यहाँ पर आपसे पूछा है नंबर ए, कप ऑफ टी, piece of paper, air around us, sound, and the correct answer is option D, sound, आवाज़ जो है वो मैटर नहीं है, वो मादा नहीं है। और लाइट, रोशनी, वो भी मैटर नहीं है, मादा नहीं है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज़ साउंड, ऑप्शन डी। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, साउंड। क्लियर हुआ आपको कि साउंड क्यों करेक्ट आंसर है? बिकॉज साउंड एंड लाइट बोथ आर नॉट मैटर, ये दोनों मैटर में काउंट नहीं होते। नाउ नंबर 3, विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल चेंज? इनमें से कौन सा जो है वो तबई तब्दीली है, फिज़िकल चेंज है? ए, टीयरिंग ऑफ पेपर, बी, बर्निंग ऑफ पेपर, सी, बर्निंग ऑफ वुड, डी है कुकिंग मीट, ठीक है। टीयरिंग ऑफ पेपर, कागज़ को पाड़ना। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ का जलना। कुकिंग मीट, गोश्त का पकना। तो कुकिंग मीट, गोश्त का पकना, ये एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, इट्स ऑल्सो अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, इट्स ऑल्सो अ केमिकल चेंज। सो द करेक्ट आंसर इज़ टीयरिंग ऑफ पेपर, कागज़ का पाड़ना, इट्स अ फिज़िकल चेंज। So the correct answer is option A, tearing of paper. The correct answer is option number A, tearing of paper. Is that clear? Number 4, chemical changes are dash. A, reversible, B, irrepressible, C, irreversible, D, invisible. Chemical changes are also called irreversible changes. Chemical changes are also called irreversible changes. Chemical changes की एग्जांपल उस दिन मैंने आपको दी थी। कुकिंग केमिकल चेंज है, बॉइलिंग ऑफ एग, फ्राइंग ऑफ एग, ठीक है। तो आप जब किसी चीज़ को कुक कर लेते हैं या बॉयल कर लेते हैं तो उसके अंदर केमिकल चेंज आ जाता है। एंड केमिकल चेंजेस आर, the correct answer is option C, irreversible change. The correct answer is option C, irreversible change. ये वो तब्दीली है जिसमें वो दोबारा अपने रिएक्टेंट्स में दोबारा तब्दील नहीं हो सकते। So chemical changes are irreversible changes. Chemical changes are irreversible changes. Number 5, clouds are formed by, बादल कैसे बनते हैं? वाटर साइकिल हमने पढ़ा था, 4 स्टेप्स हमने वाटर साइकिल में पढ़े थे। अब आपको याद होगा कि हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म, वाटर साइकिल के कौन से स्टेप में क्लाउड्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। नंबर ए, हॉट एयर राइजिंग, नंबर बी, वाटर वेपर कंडेंसिंग, नंबर सी, बॉइलिंग, नंबर डी, रेन फॉलिंग। अब इसमें से आपको कौन सा लगता है कि हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म? एंड द करेक्ट आंसर इज वाटर वेपर कंडेंसिंग।
जब वाटर वेपर्स पानी के छोटे छोटे कतरे ऊपर उठते हैं और जब वो कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और फिर वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस कहते हैं दोबारा उनसे लिक्विड वाटर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर उनसे क्लाउड्स बनेंगे। एंड सो द करेक्ट आंसर इज़ वाटर वेपर कंडेंसिंग, वाटर वेपर कंडेंसिंग। So number A melting, number B sound, number 3 tearing of paper, number 1 melting, number 2 sound, number 3 tearing of paper, number 4 irreversible, number 5 water vapor condensing। ठीक है, ये भी आपने पेन के साथ करना है और बहुत ही नीट अपने बुक के ऊपर पेज 66 के ऊपर करना है। नाउ नोट डाउन योर डायरी। आपने डायरी में क्या करना है, 2 क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जो कि फ़िलहाल अभी आपने रफ़ कॉपी में करने हैं, लेकिन जब आपको नीट कॉपी मिल जाएंगी तो आपने नीट कॉपी में ये 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ़ाइन कंडेंसेशन और क्वेश्चन 2 डिफ़ाइन सब्लिमेशन। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल वही तरीका आपने फॉलो करना है। आंसर्स आपको जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, सो आपको याद होना चाहिए कि आपने अपने ये 2 क्वेश्चन अपनी नीट कॉपी में बहुत ही नीटली करने हैं। ठीक है, बहुत ही नीट तरीके से स्पेलिंग का ख्याल रखना है, गैप का, ब्लू मार्कर के साथ क्वेश्चन, हेडिंग, अंडरलाइनिंग, मार्जिन लाइन, सब कुछ ही बहुत आपका नीट होना चाहिए। नाउ एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच।